नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। झारखंड में पहले फेज का मतदान समाप्त हो चुका है और लगातार लोगों की जो निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर झारखंड में हेमंत सोरेन क्या कमाल करेंगे। 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार, जिसमें से कुछ महीने चंपई सोरेन की भी रही, लेकिन चंपई सोरेन का वो महीना, चंपई सोरेन खुद अब चले गए हैं बीजेपी में अपनी उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। लेकिन झारखंड के 43 सीटों का क्या हाल है, इसका जायजा हम समझेंगे। आप लोग भी जो उस जगह से जुड़े हुए हैं, इन सभी 43 विधानसभा सीटों से जो भी हमारे दर्शक हैं, अपना कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम कमेंट्स लगातार पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी कि आखिर में वहां की स्थिति क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या समीकरण रहा झारखंड के 43 सीटों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई, गोड्डा में हुई और एक जगह हुई, और इसके अलावा सब दूसरे फेज के लिए तैयारी में है। लेकिन इन 43 सीटों का हाल क्या है, ये जानेंगे। पहले आप निर्वाचन अधिकारी का ये बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जनरल इलेक्शन विधानसभा फेज 1 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 64.86%। इसमें सबसे 64.86, इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बहरागोड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21, पोटका 72.29, मांडर 72.13। तो ये डिटेल एसी वाइज आपको रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही जो मॉक पोल के दौरान और जो एक्चुअल पोल के दौरान, इसके साथ बॉटम से बता दें, सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65, कांके 57.89, है ना। तो ये पूरा इसी वाइज आपको लिस्ट शेयर कर देते हैं। बाकी जो रिप्लेस हुआ है ईवीएम मॉक पोल के दौरान और एक्चुअल पोल के दौरान, मॉक पोल के दौरान 104 बैलेट यूनिट, एक्चुअल पोल के दौरान 75 बैलेट यूनिट, कुल 179 बैलेट यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के दौरान 114, एक्चुअल पोल के दौरान 47, कुल है आपका 161। और वीवीपैट मॉक पोल के दौरान 240 और एक्चुअल पोल के दौरान 180, ना टोटल है 420। नहीं, अभी चेंज होगा, ये 3 बजे तक का अपडेटेड है ईवीएम का। तो निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा हैं, जिनको अभी तक आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि कितना कहां वोटिंग हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसमें रांची पर जो प्रदेश की राजधानी है, वहां सबसे कम मतदान हुआ। यहां पे कई बार से विधायक बनते आ रहे हैं बीजेपी के नेता सीपी सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने महुआ माझी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। क्या है स्थिति, एक एक सीट के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं, जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार रिपोर्टर हैं, उसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हैं हमारे साथ यशोनाथ झा, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। झारखंड की स्थिति क्या है अभी तक, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम अशोक कुमार के पास चलते हैं। अशोक जी, विस्तार से बताइए जरा, क्या है अभी तक का पूरे दिन का अपडेट क्या है, एक एक जरा सीट के बारे में बताइए। जो भी अपडेट्स आपके पास आए हैं, कैसी लड़ाई रही और क्या रुझान रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट पड़े हैं अभी तक। बिल्कुल, देखिए, पहले चरण की जिन 43 सीटों की बात आज वोटिंग जो हो रही थी समाप्त हो गई है और 64.86%, यानी कह सकते हैं कि 65% के आसपास ये पूरी वोटिंग हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि खरसावां में जहां 77.32% मतदान हुआ, वहीं राजधानी में महज 51.50। जिस जगह में मौजूद हुई, ये राजधानी रांची का ही क्षेत्र है। और बता दें कि इसी बार नहीं, अगर 4 महीने पहले की भी बात करें, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी जो एवरेज पूरे राज्य का जो वोटिंग परसेंटेज था, उसमें रांची बिल्कुल निचले पायदान पर थी। और इसका कारण, जैसा मैंने लोगों से भी आज जब मैं चर्चा कर रहा था, बात कर रही थी,
तो उन लोगों का ये कहना था ना कि 1996 से एक ही उम्मीदवार वो कंटिन्यू चुनावी मैदान में है। वहीं उनके विपक्ष में भी जो कैंडिडेट को उतारा जाता है, 2014 में वही रही, 19 में वही रही, 24 में वही रही। तो लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे थे। लोगों के मन में थोड़ी सी इस बात को लेकर के निराशा थी कि वही आदमी रहता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि उनके मुद्दे वही रहते हैं। तो लोगों को इन चीजों को थोड़ी निराशा रही। और दूसरी की अब एक ट्रेंड सा चल गया है, वोटिंग डे को लोग अब एक हॉलीडे के रूप में मना रहे हैं। उसे ऐसा मना रहे जैसे ये लोकतंत्र का त्योहार नहीं बल्कि कोई आम त्योहार हो, और एक दूसरे के घर जाना पसंद कर रहे हैं, मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, पार्क में बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वोट देने से लोग कतरा रहे हैं। लोगों ने तो यहाँ तक हमें कह दिया कि वोट देकर फायदा क्या, वही चेहरा जीत रहा है, जिसकी भी सरकार बन रही है हमें केवल छलने का काम कर रहा है। और जहां तक मुद्दों की बात करूं अंकित, तो मुद्दे वही हैं। विकास की मुद्दा है, सड़क और अपने नाली का जो लोकल जो मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे काफी हावी होते हैं। हालांकि शिक्षा रोजगार पे तो सभी बात करते हैं, लेकिन इस बार जो एक मुद्दा अहम रहा पूरे चुनाव में, या अभी भी जो चल रहा, चाहे आज प्रधानमंत्री का भी 2 जगह दौरा था, 2 चुनावी सभा थी, एक गोड्डा और दूसरा सारठ में। तो बांग्लादेश घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, आदिवासी असमियता, ये मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी लेकर आ रही है। लेकिन जनता की अगर मैं बात करूं अंकित, तो जनता को इन मुद्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्हें ये कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमारी जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसे बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमारी घर की जब महिलाएं बाहर निकले तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। बता दूं कि रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां चैन स्नैचिंग एक ऐसा इशू बन गया जो इस बार के चुनाव में भी हावी रहा। महिलाओं ने कहा कि हम बेहद असुरक्षित हैं, वो भी राजधानी रांची में, जहां पर राज्य के मुखिया रहते हैं। अशोक, क्या कानून की व्यवस्था सोरेन सरकार जो है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, क्या कानून, क्योंकि किसी भी स्टेज से जो मंच से प्रधानमंत्री जब बात करते हैं या गृह मंत्री अमित शाह बात करते हैं, तमाम जो बड़े नेता बीजेपी बात करते हैं, कानून का मुद्दा उतना नहीं उठता है जो कानून व्यवस्था है। जैसे जब ये बिहार में होते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं, तो बिहार में बार बार कानून का ही इशू उठाते हैं। जो झारखंड में उठा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो भी इशू उठा रहे हैं, ये इशू कितना लोगों तक इम्पैक्ट जमा पा रहा है। जैसे रोजगार का जो मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि झारखंड एसएससी हो, जिसपे कहा भी हेमंता बिश्व शर्मा ने कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुरंत इस जो वर्तमान भर्ती इसको बंद करवा देंगे। कानून के मुद्दे पर क्या बात करें, हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि वो जहां पे वोटिंग हो रही है, जिस सीट्स हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल या जो भी चीजें हैं वो दे सकते हैं, क्या वहां की स्थिति है। तो अशोक, मैं यही कह रहा था कि कानून की व्यवस्था क्यों, क्या मुद्दा नहीं है झारखंड के लिए? अंकित, मैं अब बता दूं कि आज जब वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान डाल्टनगंज एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुछ लोग बोगस वोटिंग करना चाह रहे थे। जो हमारे सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो उन्हें रोक रहे थे। इस दौरान स्थिति ऐसी अराजक हो गई कि सीआरपीएफ जवान से लोग हाथापाई तक की नौबत आ गई, उनके हथियार छीनने की। हालांकि समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। तो इस प्रकार की जो छिटपुट घटना, जिस प्रकार से हमारे जवानों के साथ जो घटना पोलिंग डे के दिन हो जाती है, जब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हमारी जो सुरक्षा बल होती है वो बेहद मजबूत स्थिति में होती है, सशक्त होती है, चौकन्नी होती है, तो उन दिनों में अगर लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कानून की व्यवस्था कहीं ना कहीं इस सरकार में लचर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में बेहतर थी, लेकिन इस सरकार में थोड़े अपराधी जरूर बेलगाम हुए। राजधानी में सरेआम हत्या हुई है, कई ऐसी वारदात हुई, और चैन स्नैचिंग की तो बात ही नहीं करनी। एक डीएसपी की जो महिला अधिकारी है, महिला जो डीएसपी, उनकी चैन स्नैचिंग हो जाती है अंकित। तो खैर ये तो इशू था ही, लेकिन बांग्लादेशी झारखंड की स्थिति जरा बताइए, झारखंड की स्थिति क्या है, वो रांची की स्थिति क्या है? रांची में जो भी सीट आ रही है, सीपी सिंह की सीट हो या दूसरी, क्या है वहां की अभी इश्यूज क्या है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा मतदान तो हो गए लगभग, आपस में लोग बात तो कर रहे होंगे, क्या इश्यूज चल रहा है, किन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं? देखिए अंकित, मैं बता दूं, अगर रांची की मैं बात करूं तो पहले मैं वोटिंग परसेंटेज बता देता हूं, 51.50, जो सबसे कम है, बेहद न्यूनतम। राजधानी रांची, जिसे एक रोल मॉडल के रूप में उभरना था, कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी होती है, लेकिन शहरों में तो लोग ज्यादा जागरूक होते हैं। और जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड का ये दफ्तर है। तो यहाँ से लगातार चुनाव प्रचार चल रहे थे। तमाम अधिकारी, चाहे सुबह की अगर बात करूं तो राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी, और अब तो हमारे इंटरनेशनल जो क्रिकेटर हैं, हमारे रांची के राजकुमार कहे जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी अपनी व्यस्त समय में से
वो समय निकाला, उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई और एक मैसेज दिया उन तमाम लोगों से जो इसे हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें यह मैसेज देने का काम किया कि पहले आपकी जरूरत है कि लोकतंत्र को मजबूत करे। समृद्ध झारखंड तभी होगा जब आप अपने अधिकारों को आप जानेंगे, क्योंकि ये 5 सालों पर आपको ये मौका मिलता है। और जहां तक मुद्दे की बात है तो चाहे हटिया की बात हो, रांची की बात हो, कांके की, मांडर की या तमाड़ की, हालांकि तमाड़ जो और मांडर जो सीटें ये एसटी रिजर्व सीटें यानी आदिवासियों के यदि आरक्षित सीटें, तो वहां पर आदिवासियों से जुड़ी हुई मुद्दे, खास करके 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, ये जो मुद्दे हैं ये काफी हावी रहे। और मैया सम्मान योजना ने जिस प्रकार की एक पॉपुलैरिटी गेन की है लोगों के बीच, और हेमंत सोरेन जिस प्रकार से जा रही है, कल्पना जिस प्रकार से महिलाओं के बीच लोकप्रिय हुई है, उन्हें विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं, एक नेता के रूप में देख रहे हैं, भविष्य की नेत्री के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि हेमंत सोरेन से भी कहीं ज्यादा अब कल्पना को पॉपुलैरिटी मिली, और ये बीजेपी के लिए बड़ी कह सकते हैं कि भविष्य के लिए खतरा बन गया है। तो अगर मैं तमाड़ और मांडर की बात करूं जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, तो वहां पर 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड ये काफी अहम था। और इन सब के बीच सरकार की बात करें तो सरकार लगातार ये बताने का काम कर रही थी कि आदिवासियों के लिए हमने कई ऐसे काम किए हैं, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे होते हैं उन्हें विदेश भेजने के लिए भी हम योजना चला रहे हैं, परदेशिया योजना, इसके साथ ही छात्रवृत्ति। तो बीजेपी कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोटर्स हैं उन्हें थोड़ी सी कनेक्ट करने में कमी रह गई। हालांकि यूसीसी के मुद्दे पे ये कहा गया कि आदिवासी समाज इससे दूर रहेगा। आदिवासी अस्मिता और आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर के बीजेपी मुद्दा तो जरूर बना रही है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कनेक्ट कर पा रही है खुद को, शायद उसमें कहीं ना कहीं झारखंड के जो बीजेपी के जो नेता हैं वो थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। और बता दूं कि पूरे अगर सिनारियो को अंकित आप अगर देखें, लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, मैं भी झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूँ। झारखंड के जो नेता हैं, यहाँ के जो आदिवासी नेता हैं, जो एक बड़े चेहरे हैं, वो पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे अंकित तो उस तरीके से फ्रंट पेज पे नहीं है। फ्रंट पेज पर यहाँ कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा। वो कहाँ से आते हैं? असम से। यहाँ पर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी मैसेज बनाया कि असम में टी ट्राइब्स, जो झारखंड से ट्राइबल्स वहां जाते हैं, उन्हें क्या उनके साथ वहां पे व्यवहार किया जाता है, उन्हें मताधिकार तक का प्रयोग नहीं है करने का, उससे रोका जाता है, जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया गया। तो ये साबित किया गया कि जो आदिवासी विरोधी राज्य के मुखिया हैं वो झारखंड में आकर आदिवासी अस्मिता की बात करती। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस प्रकार से आदिवासियों के बीच जाकर कनेक्ट किया है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि वो झारखंड बीजेपी के प्रभारी है, लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों नेताओं ने पूरे कैंपेन को चलाया है, और इसमें कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की बात हो या यहाँ के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की, या पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात हो, मधु कोड़ा की बात हो, चंपाई हालांकि फ्रंट पेज पे रही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता वो उस प्रकार से लोगों के बीच पहुंचने में थोड़े से नाकाम रहे हैं। और झारखंड में लोग चाहते हैं कि झारखंड के हितों की बात यहीं के लोग करें, यानी झारखंड की बात केवल झारखंडी करे, ये भी एक माइंडसेट है। खास करके मैं उन 28 सीटों की बात कर रहा हूँ अंकित, जिसमें रांची जिले की में तमाड़ और मांडर आता है। लोगों के बीच ये परसेप्शन आता है कि हमारी बात, हमारे हक की बात वही कर सकता है जो हमारे समाज से आता है। तो लोग हेमंता बिस्व शर्मा को सुनना तो जरूर चाहते हैं। लोग हेलीकॉप्टर, आज भी झारखंड में वो स्थिति है कि हेलीकॉप्टर देखकर भीड़ जुट जाती है, लेकिन शब्दों का जो कनेक्शन होता है अंकित, कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी थोड़ी सी पिछड़ती रही है। शायद यही कारण था कि 2019 में 28 में से 26 सीटें लूज कर गई। 4 महीने पहले की बात करूं जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 5 के 5 ट्राइबल सीट में इन्हें हार मिली थी। और आज की बात करूं तो 43 में से 20 एसटी रिजर्व सीटों पर आज वोटिंग हुई है। और रिजर्व सीटों पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस बेटर स्थिति में है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि बीजेपी से काफी मजबूत स्थिति में है। जैसा मैंने लोगों से बात किया, लोगों से जाना, लोग हेमंत सोरेन को आज भी अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं, लोग आज हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अगर ये सत्ता में आते हैं तो हेमंत सोरेन पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी में सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जब आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो आप किसे बनाएंगे? आप चंपाई सोरेन को बनाएंगे जो वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे ही चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। वही अंकित, तो वो पूछ रहे थे। आज मुझसे भी लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि किसे देख करके हम वोट करें, क्या हम हेमंता बिस्व शर्मा को देख करके वोट करें, हम शिवराज सिंह चौहान को देखकर वोट करें,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करें? चेहरा कौन है? लोगों के बीच एक माइंडसेट बनी हुई कि जो चेहरा होगा, एक लोगों के बीच परसेप्शन है कि जो व्यक्ति चेहरा होता है, जैसे बाबूलाल मरांडी का जो दौर था, थोड़ी सी जिस प्रकार से वहां पर बाहरी और भीतरी वाली पहली जो एक आग सुलगी थी, कहीं ना कहीं वही दौर था। तो लोग देखना, हालांकि अब वो समय बदल गया है, लोग जानना चाहते कि आखिर चेहरा कौन है। क्योंकि हेमंत सोरेन के कामकाज को लोगों ने देखा, चंपाई सोरेन को देखा, बाबूलाल के मरांडी के भी कामकाज को देखा, लेकिन चेहरा डिक्लेयर नहीं होने से लोगों का ये परसेप्शन बन गया कि जैसे पिछले बार रघुवर दास जो आदिवासी समाज से नहीं आते, एक बाहर के थे, नॉन ट्राइबल थे, उन्हें बना दिया, तो क्या फिर एक बार नॉन ट्राइबल का एक प्रयोग कर सकती है बीजेपी? इन चीजों को भी लेकर थोड़ी सी आशंकित है। और ऐसे भी कहा जाता है अंकित की जो आदिवासी बहुल जो सीटें जिसके पास जाती है, आदिवासी समाज जिसे समर्थन दे देता है, झारखंड में उसकी सरकार बनती है। झारखंड की सत्ता कोल्हान और संथाल के रास्ते ही आती है। जी ठीक है अशोक, आपके पास फिर से हम आएंगे और एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो कि 43 सीटें हैं। 43 सीटों में जो चर्चित सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो पोटका सीट है। पोटका पे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी पहली बार चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। और मीरा मुंडा जो कि हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े तो उनकी जो साख है, पॉलिटिकल जो विरासत है, उसको मीरा मुंडा के तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी की बात कर लें तो यहाँ पे रघुवर दास की बहू हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर अजय, इन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे कि रघुवर दास आए क्षेत्र में बहू पूर्णिमा साहू के पक्ष में प्रचार किया। इसके अलावा चंपाई सोरेन हैं, चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन हैं और कई सीटें हैं जिन पे जो वैसे बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता के सामने सरयू राय हैं जमशेदपुर पश्चिम में। इन सब सीटों पे चुनाव हो रहा है। हम चलेंगे डॉक्टर संजय कुमार के पास चलेंगे। और संजय जी, क्या है झारखंड की राजनीति को अभी तक जितना आप समझ रहे हैं, जरा ये बताइए कि चंपई सोरेन कोल्हान क्षेत्र में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बड़ी सीटें हैं जिन पे आज 43 सीटें जिन पे वोटिंग हुई, बार बार ये शब्द कहा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक। 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में सीधे देखा गया कि 28 में 26 सीटें एकदम से जो एनडीए है लूज कर देती है, 2 सीटें ही पाती है। क्या स्थिति होने वाली है? क्या ये सिर्फ ऐसा ही होगा कि जैसे बाकी के बड़े नेता बीजेपी में आए और कई मुख्यमंत्रियों का एक तरीके से लाइन लगी हुई है बीजेपी के पास, चंपई सोरेन क्या साबित होने वाले हैं? देखिए, 2 सीटों पर पिछली बार खास करके जो ट्राइबल सीटें हैं उस पर जब बीजेपी सिमटी तो इस बार बड़ा फूक फूक करके और बहुत सतर्क होकर के कदम रखे। ठीक है, चंपई सोरेन आ गए हैं इनके पाले में, लेकिन वहां जो वोट होता है वो स्थानीय मुद्दे पर होता है। चंपई सोरेन कितना प्रभावित कर पाएंगे बीजेपी में आने के बाद, वो अलग बात है। जब होते हैं वो, क्योंकि वो शिबू सोरेन के खास माने जाते थे और इसी वजह से उनको कोल्हान टाइगर भी कहा जाता था। तो अब पाला तो उन्होंने बदल लिया है, अब तो वो भाजपा के खेमे में आ गए हैं। तो क्या जो उनकी कनेक्टिविटी रही है वो कनेक्टिविटी उसी तरह से रहेगी, या पिछली बार भी चंपई सोरेन जीते थे तो बहुत बड़े मार्जिन से वो नहीं जीतते थे। ठीक है, वो जीते रहे हैं, लेकिन उनका एक अपना मार्जिन रहा है। तो देखना होगा कि क्या जो 2 भागों में अगर आप बांट करके देखेंगे इस 43 सीटों को, एक अर्बन सीटें और एक वैसी सीटें जो ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल सीटें, तो अधिक मत प्रतिशत आपको मिलेगा जहां ग्रामीण सीटें हैं। अर्बन जो पॉपुलेशन है जिसको माना जाता है कि ट्रेडिशनली वो बीजेपी के वोट होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अर्बन में तो वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जम करके वोटिंग हुई है, मुद्दे हैं वहां। अगर वो बच्चे रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो रोजगार का एक सवाल है। झारखंड में अगर करप्शन एक मुद्दा है, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता क्या है कि चीजें सरफेस पर नहीं दिखती है, अंडर करेंट होता है। लोगों के मन में एक गुस्सा होता है लेकिन उसको वो व्यक्त नहीं करते हैं। तो बदलाव चाहते हैं लोग, लेकिन बदलाव के लिए एक तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि अगर वही व्यक्ति पर पार्टियां दाव लगा देती है जिनको मानती है कि इन्हीं में विनिएबिलिटी है, नए चेहरे पर दाव नहीं लगाती है, उस स्थिति में कभी कभी दाव उल्टे पड़ जाते हैं। झारखंड में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग हुआ कि बीजेपी बहुत ही सांगठनिक तौर पर
अपने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। जो पन्ना प्रमुख वो बोलते हैं कि एक एक बूथ तक उनकी पहुंच हो और वहां पर चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाए। लेकिन जो उनके उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार कोई नए उम्मीदवार या कोई नया चेहरा नहीं था। और चूंकि ये बार बार आरोप लगा रहे थे परिवारवाद, तो परिवारवाद पर भी इनकी धार इसलिए कुंद पड़ गई कि इन्होंने भी परिवार से इतर जा करके बहुत उम्मीदवारों पर दांव लगाना या तो ये नहीं कर पाए या इनकी मजबूरी थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। तो परिवारवाद पर ये बहुत कुछ वहां नहीं कर पाए। जा करके वो मामला डेमोग्राफी पर, जा करके वहां मामला वो रोटी बेटी और माटी पर, जा करके आदिवासी अस्मिता पर, इन चीजों पर जा करके वो ठहर गए और उन्होंने कहा कि कैसे झारखंड को लूटा गया, कैसे झारखंड का बंदरबाट किया गया। तो चीजें तो वहां पर आई। इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया, घुसपैठिए को लेकर के बड़ी मुखर रही भारतीय जनता पार्टी कि घुसपैठिए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन लगातार सत्ता में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड बंटवारे के बाद वहां सत्ता में रही है। ये सवाल कितना कनेक्ट कर पाया है लोगों को, ये देखना होगा। लेकिन रोजगार एक मुद्दा वहां है, एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हेमंत इंडिया गठबंधन ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ने कोशिश की। एक चीज को समझना होगा जो मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस बहुत वहां परफॉर्म इस बार नहीं कर पाई। आप देखे होंगे बस 1 या 2 मीटिंग में राहुल गांधी और इनके खड़गे साहब आए, बाकी कांग्रेस का बहुत धमाकेदार तरीके से प्रचार नहीं हुआ। आरजेडी भी 6 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन बहुत उनकी उपस्थिति मजबूत होगी। पिछली बार भी वो 1 ही सीट जीत पाई थी। तो क्या इस बार हेमंत सोरेन के भरोसे झारखंड का चुनाव छोड़ दिया गया कि भाई आप देख लीजिए, अब आप ही के ये भरोसे रहेगा, हम आप ही के कंधे पर लड़ेंगे? वही भाजपा ने अपनी पिछली गलती को नहीं दोहराई। वो आजसू से भी गठबंधन की, वो जेडीयू के साथ भी गठबंधन की, वो रामविलास पासवान के चिराग पासवान वाली पार्टी के साथ उनको भी 1 सीटें दी। तो कोशिश किया कि हम आजसू को दे करके, इनको दे करके भी थोड़ा चुनाव को इस बार साथ है। तो दोनों ने अपने अपने मुद्दे से, उन्होंने भी अपने वेलफेयर स्कीम गिनाए, इन्होंने भी अपने वेलफेयर स्कीम गिनाए। देखते हैं कनेक्ट कहाँ होता है। चूंकि जो गोगो बहना योजना है महिलाओं को, ये कह रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे, ये कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। तो क्या अपील की बात, चूंकि वहां पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता निकले। ठीक है, कुछ ऐसे भी विधानसभा हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। तो अधिक से अधिक महिलाओं का निकलना, अधिक संख्या में मतदान करना, कभी कभी ये चीजें जो होती हैं वो क्या प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, ये जरा परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। लेकिन हाँ, झारखंड का चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी माने ताकत झोंक दी है, संगठन से लेकर के और प्रचार तक। देखते हैं क्या ट्राइबल पॉपुलेशन उनसे कनेक्ट हो पाई या नहीं कनेक्ट हो पाई। जी बिल्कुल। तो झारखंड की जो स्थिति है ये बताया कि अभी जो कनेक्ट करने वाली बात है। हम चलेंगे अगर हमारे जो गेस्ट हैं यशोनाथ झा जी। सर, क्या है अभी स्थिति जो बीजेपी दावा कर रही है? हम बांग्लादेशी घुसपैठ से अलग बात करें, जो डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली चीज़ है, कनेक्ट वो भी करती, जाहिर सी बात है बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड पे चलती है, खेलती है। लेकिन सोरेन का ये आरोप है कि अगर बांग्लादेश से रिश्ते की बात ही करते हैं तो बांग्लादेश की जो इससे पहले प्रधानमंत्री थी उनको भारत में संरक्षण मिलता है, वो भारत आती हैं। उसके अलावा 5 साल पहले तो सरकार बीजेपी की ही थी। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो है कि जब बात करते हैं कि गोगो दीदी योजना से हम 2500 देंगे, तो वो कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से तो हम 1000 पहले ही दे रहे हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम 2100 देंगे। घुसपैठ की जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ये संख्या है अचानक से 5 साल में तो बढ़ नहीं गई होगी। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या बीजेपी खुद को रिपीट कर पाने में स्थिति में दिख रही है या झारखंड के लोगों में बदलाव अभी देखने का मूड नहीं है? कैसे झारखंड को देख पा रहे हैं अभी आप? अंकित जी, सबसे पहले तो संजय जी ने जो कहा कि इस चुनाव ने 2019 के बाद
से ही और अब तक, आज तक हम लोगों ने देखा है झारखंड अब दो हिस्सों में बंट गया है वोट के हिसाब से देखा जाए। एक अर्बन वोट है, एक रूरल वोट है। जहां तक शहरी वोट जो है, जो आमतौर पे ये माना जाता है कि बीजेपी के वोटर रहते हैं उसमें, तो वहां वोटर कम निकलते हैं। आपके संवाददाता अशोक भाई ने जो कहा, बिल्कुल रूरल हैं, लेकिन का वोट पैटर्न और पिछले हमको लगता है कि 15 दिन का आप अगर घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ें, अभी 2 महीने पहले झारखंड में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ कि यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के सिपाही की दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी। हाँ। उसमें बहुत सारे बच्चे, नौजवान जो है वो दौड़ते हुए मर जा रहे थे, मर गए, मरे दर्जनों करीब। हाँ, करीब 13, 14, 18 शायद। अशोक बताएंगे इस पे। अभी जी 18, 17 वही। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। इवन शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा जो मर गए बेचारे, उनके घर भी गए, 1-1 लाख रुपया उन्होंने दिया उनके परिजनों को। बहुत सारे घरों में कई वादे बीजेपी भी के लोग भी गए थे, उनको दिया भी। फिर सरकार हेमंत सोरेन ने फिर अनाउंसमेंट किया और बहुत बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनते बनते अब पिछले 15 दिन में किसी के मुंह से ये मुद्दा, ये जो चुनाव के दौरान ये मुद्दा किसी ने चर्चा तक नहीं की। दूसरा जो एक यहाँ अभी हाल में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CGL परीक्षा हुई थी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल GSSC। हाँ, जिसमें सरकार ने क्या किया था कि 2 दिन तक सुबह से लेके रात तक इंटरनेट बंद कर दिया था। हाँ, पूरे राज्य में। बिल्कुल। उसमें भी वो भी मुद्दा बना कि क्यों आपने रोका, और फिर क्वेश्चन तो आउट हो गया था और ये हुआ, तमाम बातें हुई, लेकिन किसी ने भी CGL परीक्षा में इंटरनेट बंद करने के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। हाँ। अगर पूरे चुनाव प्रचार अभियान को देखा जाए तो उस वक्त कुछ बाइट्स आई थी, कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि इंटरनेट बंद हो गया, बच्चे मोबाइल ले जाने में भूल गए या लोगों को सेंटर तक पहुंचने में बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन चुनावी रैली में नहीं, हवा हो गया, सब नहीं सुनाई, एकदम हवा हो गई। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा। कुल मिला के जो बात आई वो, जैसा संजय भाई ने कहा कि रोटी बेटी और माटी और भ्रष्टाचार, ये घुसपैठ को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भाजपा ने। लेकिन रूरल इलाके में जो संथाल परगना, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है, वहां भी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर जाएं वहां, मैं परसों होके आया हूं वहां से, वहां कहीं घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें, ये जितना घुसपैठ संथाल में अगर बोलेंगे, संथाल में कोई नहीं बोल रहा है घुसपैठ का, आप ध्यान रखेंगे, कोल्हान में बोल रहे हैं, संथाल में बीजेपी के लोग नहीं बोलते हैं। नहीं। जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है, यहां सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा जामताड़ा में उठाया गया। देखिए इलेक्शन कैसे इन छोटी छोटी बातों पे लड़ा गया और कैसे यहां मुद्दे लगातार बदलते रहे। रूरल और अर्बन में यही फर्क होता है। जब झारखंड की अगर आप शुरुआत से देखें, 2000 में जब झारखंड बना था, तो जो 5 प्रमंडल हैं वो अपने अपने में एक स्टेट हैं, उन सब की अलग अलग स्थिति है। इस चुनाव में 2024 के चुनाव में यही दिख रहा है। संथाल में घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है, कोल्हान में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वहां घुसपैठ, दक्षिणी छोटा नागपुर में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन यहां घुसपैठ, रोटी माटी बेटी, बेरोजगारी, ऐसे लोग घुमा रहे हैं लोगों को, मतदाताओं को,
और ये हमको आज भी याद आता है। आज अभी मैं जब बात कर रहा था अपने मित्रों से, तो 2000 में जब झारखंड बन रहा था, तो 14 नवंबर को हम लोग शिबू सोरेन जी के पास बैठे हुए थे। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको मैंने पूछा कि झारखंड को आप कैसे देखते हैं, क्या भविष्य है। तो उन्होंने कहा कि झारखंड तुम बोलते हैं मुझे, तुम उस समय देखना जब झारखंड में पैदा हुआ बच्चा वहां का वोटर बनेगा, वहां का बेरोजगार युवा बनेगा। तो जो 2000 में पैदा हुआ वो आज 24-25 साल का है। और यही शिबू सोरेन की बात ठीक होती है। अब वो बच्चा झारखंड के लिए सोचता है, झारखंड की बात करता है। इसलिए चाहे हिमंता बिश्व शर्मा हो, भाजपा का बहुत बड़ा बहुत तगड़ा प्रचार चला हो, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत ज्यादा फर्क अंतर वो लोग नहीं कर पाए हैं, आदिवासी से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं भाजपा के लोग तमाम बातों को लेके। इवन चंपई सोरेन या अर्जुन मुंडा को तो खैर आदिवासी मानता ही नहीं है। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा, अगर आप चले तो खूंटी इलाके में या जहां से वो आते हैं, जमशेदपुर के इलाके से, घोड़ा बांधा इलाके से, वहां उनको आदिवासी मानता ही नहीं है लोग। तो भाजपा की स्थिति ये है। जहां तक जेएमएम की बात है, जेएमएम को ये सही है हेमंत सोरेन का आरोप कि पिछले 5 सालों में उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, कोई संदेह नहीं है, कोई इसमें गलत चीज उन्होंने नहीं कही। इसका संदेश कितना गया पब्लिक तक, आम जनता तक इसका संदेश कितना गया? बहुत ज्यादा। आपको मैं बता रहा हूं क्या कि सिर्फ उनके वोटर्स तक या उनके वोटर्स से अलग भी? नहीं, उनके जो खिलाफ हैं, उनके जो खिलाफ थे, वो भी मानते हैं कि ये सारा चीज आपको पता। 2 साल पहले आप रमेश बैस के टाइम में चुनाव आयोग का लिफाफा खोला जाना, ये जो हवा बनाई गई थी, अशोक भाई आपको बताएंगे ठीक से, ये जो हवा बनाई गई थी, ये सारा का सारा मामला हेमंत सोरेन के फेवर में चला गया, क्योंकि सारे लोग कहने लगे कि सब कुछ हवा में था और उनको सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा कहा गया। और इसलिए मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। भाजपा को कुछ फायदा होगा, 2, 4, 5 सीट फायदा हो जाए, 30, 32, 35 के आसपास। मेरा जो आकलन है कि वो आज जो 43 सीट हुआ है जिस पर पोलिंग हुई है, उसमें बहुत ज्यादा परिणाम का अंतर नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल अशोक से ले लेते हैं, हमारा समय भी हो गया है। अशोक, बीजेपी के बारे में एक जो बात और चल के आती है कि 2019 के चुनाव में आरएसएस एक्टिव नहीं था। अभी ये कहा जा रहा है कि अंदर से ग्रामीण स्तर पे, छोटे स्तरों पे जो काम करते हुए दिख रहा है, वो संघ भी दिख रहा है। क्या इन सब चीज़ों का वहाँ पे क्या स्थिति दिखती है आपके नज़र में? कितना आ पाया, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? शॉर्ट में बोलिएगा, समय लगभग समाप्त है। बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग 3 महीने पहले की बात होगी अंकित, जब आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत है, वो 2 दिनों तक रांची में प्रवास किए थे। अपने लोगों को उन्होंने बुलाया था रांची के ही सरला बिरला जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर बैठकों का दौर चला था। हालांकि मीडिया को उससे दूर रखा गया था, लेकिन बैठकों का दौर चला। लेकिन अंकित मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी, घुसपैठ को लेकर के या आदिवासी अस्मिता को लेकर के, डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, ये लोगों के बीच ऐसा मुद्दा है जिससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें इन चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं कमा रहा हूं तो मेरी कमाई सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, हमारा घर पक्कों का हो। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में बालू सोना हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे 5 सालों में ये देखने को मिला। राज्य की जनता ने ये कहा कि बालू यहाँ सोना हो गया। विधानसभा में जिस प्रकार से विधायक भी तराजू में लेके, हालांकि वो तो व्यंग्यात्मक रूप से उनका प्रदर्शन था, लेकिन जिस प्रकार से पूरे चीजों को लेकर चला। और बालू यहाँ अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि बैंक से लोन लेने तक की नौबत आ जाएगी। हालांकि सरकार ने बड़ा घोषणा किया कि हम मुफ्त में बालू देंगे, लेकिन किसे मिला पता नहीं। एक पत्रकार के तौर पर मैं बहुत उन चीजों को नहीं देख पाया हूँ।
तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, हालांकि एक चीज मैं अंकित यहाँ पर कंक्लूड करूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, ये सब चीजों को छोड़कर वो जनता के मिजाज और मूड को देखते हुए उनके बीच जा रही है। वो ये बता रही कि मैया योजना का आज 1,000 रुपया देकर आपको सशक्त कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा महिलाएं, हमारी 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं, जिसमें बेटी से लेकर के हमारी बुजुर्ग जो है वो लाभान्वित हो रही है। अब हम आपको 2500 रुपया देने जा रहे हैं। और वो हर सभा में, चाहे हेमंत सोरेन की बात हो, कल्पना की बात हो या तमाम नेताओं की बात हो, वो ये बात और कहते हैं कि झारखंड के रॉयल्टी का, यहाँ के खनिज का जो केंद्र सरकार के पास बकाया है 1,36,000 करोड़, ये हमें मिल जाए तो हर एक झारखंड वासियों की हम तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे। दूसरी चीज जो हेमंत सोरेन हमेशा जाते हैं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की वो बात करते हैं, ये आम लोगों से कनेक्ट कर रहा है। अंकित आप समझिए, बांग्लादेश घुसपैठ से मुद्दा नहीं बन पा रहा है, लेकिन 200 यूनिट मुफ्त बिजली मेरे ये कनेक्ट कर रहा है। 7 केजी राशन हमें कनेक्ट कर रहा है, 450 रुपया में गैस सिलेंडर, हालांकि 500 रुपया में वो भी बोले थे। ये सब मुद्दे कनेक्ट करे, लेकिन जब चुनावी आप जितने भी बड़े नेताओं की आप देखें, चाहे प्रधानमंत्री की हो, गृह मंत्री की, तमाम हेमंता जी की हो या शिवराज, ये मुद्दे गौन हो जा रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, घुसपैठी हैं, जो जनता कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि कुछ कनेक्ट पर मैं पूरी तरीके से नकारता नहीं हूँ, कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसे इशू समझ करके वोट कर रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा जो तकबा है वो इन सब चीजों से वाकिफ नहीं लगता। बेनिफिट्स का असर तो पड़ेगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हालांकि मैं भी झारखंड को कवर किया और उसके बाद झारखंड में जाके समझा कि ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट के भी तमाम योजनाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे आवास हो गया, गैस हो गया और राशन हो गया, इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है। लेकिन जब देखें कि बेनिफिट्स जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और जिस तरीके से 1,000 रुपये पहले से ही आ रहे हैं और चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हम शो को अभी यहाँ पे, हाँ अंकित, मैं एक चीज बोलना चाहूँ, आपने आवास की बात की थी, तो देखिए हेमंत सोरेन किस प्रकार से यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेले थे। उन्होंने कहा कि हम जो केंद्र सरकार है वो हमें पीएम आवास नहीं दे रही है, तो हम आपको 3 कमरों का पक्का आवास देने जा रहे हैं, जिसे अबू आवास बोला गया। इससे ये इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ ये कि अब हमें 3 कमरों का पक्का मकान मिलने जा रहा है, वो भी बेहद कम और सस्ते दरों में। हेमंत सोरेन तो इस प्रकार की जो उनकी जरूरी की नीड्स है, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो केंद्रीय नेता, हालांकि बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, क्योंकि वो अलायंस में है, आजसू उनके साथ है, जदयू उनके साथ है, लोजपा उनके साथ, ये उनकी मजबूती है। लेकिन लोगों से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। उस मामले में हेमंत और कल्पना बीजेपी के शीर्ष नेताओं से थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कि एक पायदान आगे हैं। एक छोटा सा कमेंट आजसू पे भी मैं चाहूंगा यशोनाथ जी से कि आजसू का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत कम सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी बहुत सीटों पर लड़ रही है, इनका फायदा कितना पड़ेगा, यहीं से फिर हम क्लोज करेंगे। आजसू मैक्सिमम जो है वो 5 सीट अब तक जीत चुकी है, ठीक है ना। ताकत जो है मैक्सिमम 5 सीट। स्टेट वाइज जब बात करें, पूरे स्टेट में कितना इंपैक्ट है? पूरे स्टेट में अब तक जो मैक्सिमम उसने जीता है वो 5। नहीं, जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एक समीकरण हो, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब बात आता है कि पटेल वोट बैंक का, तो अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन करती है, तो जहां जहां पटेल है वो वोट जुड़ता है। जब चिराग पासवान की बिहार में बात करते हैं तो चिराग पासवान का पूरे स्टेट में वोट जुड़ता है, लड़े भले 10 सीट पे 5 सीट पे जीते, वो अलग इशू होता है। उस समीकरण की बात कर रहे हैं। ऐसा है अंकित भाई कि झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति है, जो झारखंड के अंडर करंट को समझते हैं, हाँ। वो ये जानते हैं कि झारखंड में आजसू और बीजेपी अपना वोट दूसरे को ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल का काम है। अब आप कहेंगे कि रामगढ़ में तो आजसू की सुनीता चौधरी उपचुनाव हुआ तो जीत गई, भाजपा ने ट्रांसफर करा लिया, सही बात है। लोहरदगा में जहां आजसू की शांति भगत लड़ रही हैं, वहां बीजेपी का वोट, सुदर्शन भगत का वोट नीरू शांति भगत को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आदिवासी वोट है वो ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसी केवल 5 सीटें हैं जहां भाजपा अपना वोट आजसू को या आजसू अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर करा सकता है। जी अशोक, अंकित, आपने आजसू की बात की तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा कि देखिए, आपने पूछा कि उनका क्या समीकरण, इम्पैक्ट क्या है। महतो वोटर्स एक बड़ा वोटिंग वर्ग है,
उनके बीच आजसू की एक अच्छी पैठ है। ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं है। सुदेश महतो या बात करें डॉक्टर लंबोदर महतो की, इन तमाम लोगों की अपनी एक जो महतो वोटर्स है उनके बीच एक अपनी पकड़ है। और देखिए अंकित, 2019 के चुनाव में बीजेपी में रघुवर दास की सरकार ने बेहतरीन काम किया। झारखंड में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े आप जो इमारत देख रहे हैं, चाहे नया विधानसभा भवन हो या हाईकोर्ट का जो भवन या तमाम जो रोड है, चाहे फोर लेन की बात हो, वो सब रघुवर दास के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आजसू की पावर का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आजसू महज 3 सीटें ही जीत पाई, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करवा दिया। इस बात का अंदाजा केंद्र बीजेपी की सरकार को ही पता है, केंद्रीय नेताओं को ही पता है अंकित। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब झारखंड आते हैं तो सुदेश महतो से बगैर मुलाकात किए नहीं लौटते हैं। सुदेश जब दिल्ली जाते हैं तो वो अमित शाह से जरूर मुलाकात करते हैं, नड्डा से जरूर मुलाकात करते हैं। तो आप आजसू को कम नहीं आके बिल्कुल सही कह रहे थे सर, अभी की 5 से 6 सीटें ही आजसू की मैक्सिमम रही। 5 से 6 सीटें वो जीतने की ताकत है, लेकिन उनके हरवाने की ताकत 15 से 20 सीटों पर है। तो ये जो पूरा समीकरण है, या उस तरीके से भी आप संजय सर से एक आखिरी सवाल ले लेंगे 1 मिनट के लिए कि नीतीश कुमार, सारे बड़े नेता गए झारखंड में, सारे बड़े नेताओं ने रैली की, लालू यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं दिखे। 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, जबकि क्या वजह है? नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी से जो कैंडिडेट सरजू राय या राजा पीटर जो भी लड़ रहे हैं वो सक्षम है चुनाव लड़ने में। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी की जरूरत नहीं रही होगी उन लोगों को, क्योंकि सरजू राय की एक अपनी स्वीकारिता है, एक कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, और एक अपने कद्दावर नेता है। और संजोग देखिए कि ये दोनों नेता ने मुख्यमंत्री को हराया, एक शिबू सोरेन को हराया, एक रघुवर दास को हराया है। तो ये 2 बड़े कद्दावर नेता हैं जिनकी अपनी जमीन है, वहां अपनी पकड़ है। नीतीश कुमार जी ने पूछा होगा क्या मेरी जरूरत है, तो इन लोगों ने कहा होगा कि नहीं। लेकिन अमित शाह को जाना पड़ा। अरे वो अमित शाह तो जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसलिए कि वहां पर बीजेपी का साख दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर जेडीयू की कोई साख दांव पर नहीं लगी हुई है। अगर बहुत वैसी स्थिति में होते तो जरूर नीतीश कुमार जाते, क्योंकि बिहार में भी बाई इलेक्शन चल रहा था, इसलिए नीतीश कुमार को कहा गया होगा कि आप बिहार को देख लीजिए, झारखंड हम लोग देख लेंगे। इस वजह से शायद नीतीश कुमार वहां नहीं गए। बिल्कुल, बिहार में रैलियां चल रही हैं नीतीश कुमार के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यशोनाथ झा जी, अशोक कुमार जी, डॉक्टर संजय जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड का चुनाव पहले फेज का वोटिंग समाप्त हो गई है, दूसरे जो फेज की वोटिंग है वो 20 तारीख को होनी है। सबको इंतजार है कि क्या झारखंड का रिजल्ट आएगा। इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार हेमंत सोरेन पर इस तरह के आरोप लगे कि हेमंत सोरेन ने तमाम भ्रष्टाचार किए, बीजेपी ये आरोप पे आरोप लगा रही है कि करोड़ों करोड़ रुपए सोरेन सरकार ने इकट्ठे किए, घोटाले किए। वहीं जो सत्ता पक्ष में है हेमंत सोरेन और कांग्रेस, दोनों ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है, भ्रामक खबरें फैला रही है, केंद्र से तमाम योजनाएं रोक रही, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। दोनों ने तमाम वादे भी किए हैं। कौन इन वादों पे और इन दावों पे सफल होता है 23 तारीख को पता होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ और अपने कमेंट्स जरूर हमको भेजते रहिए। धन्यवाद।